हेलो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट एसएफएम एडवांस्ड लेक्चर्स फ्रॉम टुडे। ओके, जैसा मैंने आपको पहले दो वीडियोस में बोला था कि हमारी जो प्रेजेंट प्रिपरेशन है विच इज प्राइमरीली बेस्ड ऑन द एग्जिस्टिंग स्टडी मटेरियल ऑफ आईसीआई, फॉर दैट मैटर आपका जो स्टडी मैट है, जो आपका ओल्ड कोर्स प्रैक्टिस मैनुअल है, आपके जो आरटीपीस, एमटीपीस या पास्ट पेपर्स है, उसके बेसिस पे हम अपनी तैयारी करते हैं। ओके, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो प्रिपरेशन हम कर रहे हैं ये अपकमिंग एग्जाम्स के लिए हमारे लिए इनफ नहीं हो रहा है, और उसके लिए हमें जो हमारी प्रेजेंट प्रिपरेशन है उससे 20-30% हमें और एडवांस जाना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ द डिफिकल्टी लेवल, और तभी हम जो इस तरह के पेपर्स हैं वो हम डील कर पाएंगे। ओके, तो गाइज आज से ये सीरीज चालू हो रही है और इस सीरीज के अंदर में मैं ट्राई करूंगी कि आपको 25 to 30 डिफिकल्ट सम्स आपको मैं सॉल्व करवा करके काइंड ऑफ प्रिपेयर कराऊं, और वो सारे टॉपिक्स का होगा, फॉरेक्स का होगा, डेरिवेटिव्स का होगा, पोर्टफोलियो का होगा, इक्विटी बॉन्ड्स के भी होंगे। ओके, तो डेली आपको कोई 1 या 1.5 घंटे का वीडियो अपलोड होगा जिसमें 2 या 3 सम अपलोड होंगे जो सिमिलर होंगे वैरायटीज के हिसाब से। आपको टॉपिक ऊपर में मेंशन किया हुआ रहेगा, आपको ढूंढने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी, और जो क्वेश्चंस मैं कराऊंगी वो उसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वो आप डाउनलोड करके अगर प्रिंट कर लोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। ओके, तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ फॉरेक्स टुडे। ओके, सो ये जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाने वाली हूँ फॉरेक्स में एडवांस लेवल पे, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, इसकी कोई लिमिट नहीं है कि मैं कितना ऊपर तक जा सकती हूँ, राइट। एंड एज आई सेड काइंड ऑफ 2 minutes बैक ऑल्सो, कि ये कोई भी सम जो आज मैं करवा रही हूँ आप लोग को, ये कोई भी इंस्टीट्यूट से लिया हुआ सम नहीं है, उनके कोई भी मटेरियल में ये सम्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, राइट। बट मैं बार बार जो रिपीट करती आई हूँ कि पेपर का जो आपका लेवल जा रहा है जिस हिसाब से, तो भले इंस्टीट्यूट हमें वो मटेरियल की आउटलाइन प्रोवाइड करे या नहीं करे, हमें कोई ना कोई तरीके से अपनी जो प्रिपरेशन है वो तो अप टू डेट करनी ही पड़ेगी, या एडवांस लेवल पे हमें जाना पड़ेगा लेके अपनी तैयारी को। तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्वेश्चंस को फाइंड आउट करना कि मैं कौन सी कैटेगरी के सम्स कराऊं, क्योंकि फॉरेक्स सीए फाइनल मैंने जो पढ़ाया वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, बहुत ज़्यादा पोर्शन है उसके आगे। इतने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, रादर आपने जितने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उस पर शायद 5 times more 10 times more एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट्स हैं अवेलेबल, और सम्स भी हैं उसके ऊपर में। लेकिन क्या होता है ना, जैसे सीए इंटर में मैं सीए फाइनल का पोर्शन नहीं पढ़ा सकती, स्टैंडर्ड 5 में स्टैंडर्ड 10 का पोर्शन हम नहीं पढ़ सकते, उसी तरह से क्या होता है कि हमें एक पॉइंट पे आके स्टॉप करना पड़ता है, राइट। बट ऑफ कोर्स एट सीए फाइनल लेवल हम ये नहीं बोल सकते कि इसके अंदर से ही सम पूछो, इसके बाहर से आप पूछोगे तो हम आउट ऑफ सिलेबस बोलेंगे, ये भी अलाउड नहीं है। तो व्हाट वी कैन डू गाइज, वी कैन ट्राई टू प्रिपेयर आवर लेवल बेस्ट पॉसिबिलिटी, मतलब अगर उन्होंने यहाँ तक पूछा है तो थोड़ा एटलीस्ट 20-30-40% हम ऊपर जाने की ट्राई करेंगे, राइट, ताकि गिवन द टाइम कंस्ट्रेंट के अंदर में हम थोड़ा पढ़ भी पाएं, और पेपर अगर बहुत मुश्किल आता है तो बिल्कुल हम छोड़ दें पेपर को, तो थोड़ा हम अटेम्प्ट कर पाएं, एंड दैट टू इट विल बी लाइक ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेशन ओनली। मुझे भी नहीं पता कि जो पोर्शन ये लोग एडवांस कर रहे हैं तो वो क्या कॉन्सेप्ट्स पे ज़्यादा क्वेश्चन टेस्ट करेंगे, ये मुझे नहीं पता है। सो टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड टू द बेस्ट ऑफ माई गिवन कंस्ट्रेंट ऑफ टाइम, I will try to do a few very high level sums and advanced sums for that matter, जिससे शायद आपकी क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट और बेटर हो जाएगी, राइट। सो द फर्स्ट क्वेश्चन कमिंग इन द कैटेगरी इज कोमल फाइनेंस लिमिटेड। आपके पास में ऑलरेडी शीट है या आपके पास पीडीएफ होगा, तो आप मेरे साथ सम पढ़ सकते हो। रादर आप चाहो ये वाले सम्स में आपको मैं ये एडवाइस करूंगी कि आप मेरे साथ सम मत पढ़ो, क्योंकि देखो मैं एक स्पीड से पढ़ूंगी, फटाफट सम को एक्सप्लेन करना चालू कर दूंगी। तुमको अपने हिसाब से, अपनी स्पीड के हिसाब से, तुम्हारा एक कंफर्ट जोन होता है, तुम सम को अपने हिसाब से पढ़ने का टाइम लो, वरना क्या होगा, मैं एक बार पढ़ूंगी सम को और उसके बाद मैं सम सोल्यूशन में चली जाऊंगी, लेकिन तुमको समय नहीं मिलेगा सोचने का। तो इससे बेटर होगा कि पहले सम तुम मेरे को पॉज करो, पॉज करके तुम पहले सम को खुद पढ़ो, 2 बार 3 बार 4 बार जितना भी टाइम पढ़ सकते हो, उसके बाद मेरे साथ सम पढ़ो। तो आई थिंक यू विल बी ऑल्सो एबल टू कॉन्ट्रीब्यूट टू सर्टेन एक्सटेंट, नंबर 1। नंबर 2, जिन भी बच्चों का बेसिक्स क्लियर नहीं है, it's a humble request that please do not attempt this question at all. Please do not use these lectures to kind of
फॉरेक्स समझने के लिए ये नहीं है। जिनका फॉरेक्स प्रॉपरली खत्म हो गया है पढ़ के और वो बिल्कुल कंफर्टेबल है टॉपिक के साथ में, उनको ही ये वीडियोस देखने चाहिए, वरना नहीं देखने चाहिए। तुम्हें बहुत ज्यादा डर लग जाएगा अंदर से। तो पहले पूरा जो पोर्शन मैंने पढ़ाया है तुमको, वो पहले तुम खत्म करो, एक कंट्रोल अपने अंदर में फील करो, उसके बाद इसके अंदर में आना। ठीक है ना? शुरू कर रही हूं। सो क्वेश्चन नंबर 1, Komal Finance Limited, an Indian finance company, has planned to invest rupee fund equivalent to $50 million for 1 year in USA. The return on investment over the period of investment will be 20%. Okay? मतलब $50 million अगर कोमल फाइनेंस इन्वेस्ट करता है यूएसए में, तो उसको $50 million पे 20% का 1 ईयर में रिटर्न मिलेगा। The current rupee-dollar exchange rates are as follows: spot rupee per dollar 46.90, 1 year forward 49.25। मैं सबका आपको लॉजिक बताऊंगी, इस इंफॉर्मेशन का क्या लॉजिक है। ओके, अ यूरोपियन बैंक इज ऑफरिंग टू सप्लाई $50 million at a rate of rupees 46.50 per dollar and swap the same amount at rupee 48.75 per dollar after 1 year. Okay, the rupee cost of funds for the company is 16%. You are required to calculate the actual return earned under the forward cover or swap deal and suggest the company whether it should go for the simple forward cover or accept the European bank's offer. Okay, so this sum is about, देखो मेन रिक्वायरमेंट क्या है बंदे की कि $50 million उसको यूएसए के अंदर में इन्वेस्ट करने का मन है, मतलब कोमल फाइनेंस लिमिटेड का। ओके, तो ये $50 million, तुम इंडिया में रहते हो, कोमल फाइनेंस इज ए इंडियन बेस्ड कंपनी, राइट? तो $50 million अगर तुमको यूएसए में इन्वेस्ट करना है तो तुम्हारे पास आएगा कहां से? क्योंकि तुम्हारी तो लोकल करेंसी रुपीज है, तुम्हारे पास डॉलर है नहीं। तो वो जो $50 million है उसको तुम अक्वायर कैसे करोगे वहां पे इन्वेस्ट करने के लिए, ये सब उसके बारे में है। मतलब आपका जिसमें भी रिटर्न्स ज्यादा होगा, आप वही ऑप्शन चूज करोगे। तो एक ऑप्शन क्या है, देखो तुम शांति से जाना, बहुत सिंपल सम है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। अगर हाइपर होंगे अपन तो अपन को वैसे भी नहीं समझेगा, राइट? तो एक तरीका क्या है कि तुम इंडिया के अंदर में, ओके, इंडिया के अंदर में तुमको डॉलर अवेलेबल नहीं है, लेकिन डॉलर खरीद सो सकते हो। तुम डॉलर खरीद सकते हो, कैसे खरीदोगे? स्पॉट मार्केट में। देखो कैलसी चलाना चाहिए तुमको। स्पॉट मार्केट में क्या रेट चल रही है, देखो रुपीज 46.90 पर डॉलर। तुमको कितना डॉलर चाहिए? $50 million। मैं एक्सपैंड नहीं करी डेटा को, 50 रहने देती हूँ। तो 50 इंटू 46.9 अगर मैं करती हूँ तो मेरे को आंसर आता है 2345 मिलियन रुपीज। ये आता है तुम्हारे पास में, राइट? तो तुम्हारे पास में रुपया अवेलेबल हो सकता है क्योंकि तुम इंडिया में रहते हो। अगर तुम्हारी क्रेडिबिलिटी इंडिया में अच्छी है तो तुमको 2345 मिलियन रुपीज तुम बोरो करोगे। ये ध्यान रखना, फाइनेंस के अंदर में अगर खुद का पैसा भी है तो फ्री नहीं होता, उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। लेकिन फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी यू कैन अज्यूम दैट कि तुम्हारे पास में रुपया नहीं है, ओके, और तुम मार्केट से 16%, देखो ब्याज का रेट इंडिया का रुपये का दे रखा है, तो 2345 मिलियन रुपीज तुम 16% या 16% के ब्याज पे मार्केट से तुम बोरो करोगे, राइट है? उसके बाद इतना पैसा अगर तुमने किसी बैंक के पास में गए, तुमने 2345 मिलियन रुपीज बोरो किया, तुम एक्सचेंज मार्केट में, स्पॉट मार्केट में जाओ, ये पैसे दोगे तो तुमको सामने वाला $50 million देगा, करेक्ट है? वो $50 million को तुम यूएसए में इन्वेस्ट कर दो। 1 साल के बाद तुम्हारे हाथ में क्या आएगा? $50 million प्लस 20%, कितना होता है? $60 million। $60 million को तुम 49.25, देखो 1 साल की फॉरवर्ड रेट दे रखी है, 49.25 पे तुम कन्वर्ट करोगे, राइट? वो तुम्हारा पूरा पैसा आ गया। उस पैसे में से तुम वापस करोगे जो तुमने पैसे रुपी जो तुमने बोरो किया था ना, ब्याज समेत जो बच जाएगा वो तुम्हारा रिटर्न कंपोनेंट होगा। आई होप इट वॉज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, राइट? तो एक ये ऑप्शन है तुम्हारे पास में कि तुम रुपया बोरो करो, उसको डॉलर में स्पॉट पे कन्वर्ट करो, जाके इन्वेस्ट करो, और 1 साल के बाद
प्रिंसिपल को और जो पैसे रिटर्न्स के तौर पे तुमने कमाए उस सारे पैसे को तुम 1 ईयर फॉरवर्ड पे कन्वर्ट करो, और जो रुपया और रुपया का जो ब्याज है वो पे करने के बाद जो बच जाएगा वो तुम्हारी इनकम हो गई या तुम्हारा रिटर्न हो गया, राइट। एक ये तरीका है करने का, ओके। दूसरा एक और तरीका है, मैं बैक टू बैक ऐसे सम्स करा रही हूं जिसमें स्वैप का काफी ज्यादा इंसिडेंस। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड स्वैप गाइस, बट आई विल नॉट गेट इनटू टू मच ऑफ डिफिकल्टी लेवल बिकॉज सामने एग्जाम आ रहा है तुम्हारा और मैं डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहती। मैं आपको स्वैप बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझा दूंगी, सुनना ध्यान से। ये एक ऑप्शन बना तुम्हारा, ये अपन लिखेंगे सोल्यूशन में, दूसरा भी सुन लो, एक साथ पूरा लिखवा दूंगी। फिर दूसरा ऑप्शन ये है, लिखा है यहाँ पे, A European bank is offering to supply $50 million at the rate of 46.50 per dollar and swap the same amount at 48.75 per dollar after 1 year. अगर तुमने क्लासेस हमारी कोई भी क्लासेस अगर तुमने लगाई है तो मैंने सारे के सारे जितने भी हमारे करिकुलम्स हैं रेगुलर बैच के अंदर में, स्विफ्ट के अंदर में या रैपिड के अंदर में, मैंने करेंसी स्वैप तुमको सिखाया है। इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर के अंदर में मैंने तुमको करेंसी स्वैप्स के सम्स करवाए हैं, ओके। बट आई एम नॉट गोइंग टू रेफर दैट बिकॉज मे बी मेनी स्टूडेंट्स आर नॉट काइंड ऑफ, मुझे नहीं पता काइंड ऑफ हम मेरे से ही पढ़े या कहीं और से पढ़े, तो मुझे इस तरह से एक्सप्लेन करना है कि सारे बच्चों को समझ में आ जाए, ओके। तो क्या होता है, यूरोपियन बैंक है यहाँ पे, एक बार समझोगे तो हर जितना भी स्वैप का समय का सब में तुम्हें क्लियर हो जाएगा। एक यूरोपियन बैंक है, ओके। तो यूरोपियन बैंक डॉलर में बोरो करना उसके लिए आसान है बिकॉज वो यूरोप में उनकी लोकल करेंसी है। हमारे लिए क्या आसान है, हमारे लिए रुपी बोरो करना आसान है बिकॉज हम इंडिया में रहते हैं, हमारी क्रेडिट रेटिंग, हमारी क्रेडिबिलिटी इज नोन इन द मार्केट, सेम एज उनकी क्रेडिबिलिटी डॉलर मार्केट में है, राइट। तो बैंक के पास में जो यूरोपियन बैंक है, जो तुम्हारा मीडिएटर है, उसके पास में दोनों तरह के क्लाइंट्स आते हैं। कैसे क्लाइंट्स आते हैं, जैसे मैं इंडिया में रहती हूं और मुझे डॉलर की रिक्वायरमेंट है, लेकिन मैं डॉलर जाके यूएस में बोरो नहीं कर सकती क्योंकि मेरी वहां क्रेडिबिलिटी नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट पार्ट, राइट। सिमिलरली यूरोपियन बैंक के पास में कोई यूरोपियन या यूएस का बंदा होगा जिसकी क्रेडिबिलिटी डॉलर मार्केट में है बट इंडिया में नहीं है, मगर उसको रुपीस की रिक्वायरमेंट है। ऐसा पॉसिबल है। तो ये जो बंदा मीडिएटर है, ये क्या बोलेगा, मुझे क्या बोलेगा कि बॉस तू रुपी बोरो कर और मुझे दे, और उसको बोलेगा तू डॉलर बोरो कर और मुझे दे, एंड एक्सचेंज हो जाएगा पैसा। आई होप यू गॉट इट, राइट। तो यहां पे वही लिखा हुआ है कि $50 मिलियन क्या रेट दिया है, एक्सचेंज का रेट क्या है, मतलब यूरोपियन बैंक मुझे $50 मिलियन देगा और मुझे उस बैंक को देना है 50 इंटू 46.5, कितना देना है, 2325 मिलियन रुपीज। मतलब मैं लोकल मार्केट से 16% 16% के ब्याज पे 2325 मिलियन रुपीज बोरो करूंगी एंड दिस अमाउंट वुड बी स्वैप्ड विथ $50 मिलियन। हो गया, काम खत्म हो गया। अब वो $50 मिलियन जब मैं यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करूंगी तो वापस मुझे कितना आएगा, $60 मिलियन आएंगे, राइट। तो अब सुनना ध्यान से, जब बिल्कुल केयरफुली सुना, मैंने $2325 मिलियन यूरोपियन बैंक को दिया, बैंक ने मुझे $50 मिलियन दे दिया। अब स्वैप के जो अरेंजमेंट है उसके अंदर में यही $50 मिलियन मुझे उसको वापस करने हैं, किसको, यूरोपियन बैंक को। और यूरोपियन बैंक मुझे बदले में 2325 मिलियन रुपीस नहीं देगा, वो मुझे देगा 50 इंटू, देखो यहां पे रेट लिखी हुई है, इंटू 48.75 मिलियन रुपीस, 2437.5 मिलियन रुपीस मिलेगा। ये अब तक सिर्फ प्रिंसिपल की बात हुई है। और वो जो तुमने 60 कमाए, 60 है ना तुम्हारे पास में, तो 50 तो तुम एज इट इज वापस कर दोगे यूरोपियन बैंक को और बदले में 2437.5 ले लोगे, और जो बचा हुआ 10 है ना, जो कि तुम्हारा रिटर्न कंपोनेंट है, वो तुम 49.25 उस फॉरवर्ड रेट पे तुम कन्वर्ट करके इंडिया लाओगे। और ये सारा हिसाब किताब करके तुमको ये देखना है कि दोनों ऑप्शन में से किस ऑप्शन में तुम्हारे पास ज्यादा रिटर्न आ रहा है। हायर पे बेटा, करूँ लिखना शुरू, चलो शुरू करते हैं। ओके, सो point number A, if the firm buys dollar on the spot
and uses 1 year forward to convert the currency back. Okay, I don't know what heading to give because उन्होंने कुछ नाम नहीं दिया है, तो इसलिए मैंने कुछ इनफॉर्मल सा कुछ लिख दिया यहाँ पे. ओके, सो रुपी आउटफ्लो ऑन द स्पॉट. क्यों बाय करेंगे $50 मिलियन? ऑन द स्पॉट विल बी $50 मिलियन इंटू, क्या रेट है स्पॉट की देखो, 46.90. मतलब $50 मिलियन खरीदने के लिए हमें कितना रुपया देना पड़ेगा? 50 इंटू 46.9 विल गिव यू ₹2345 मिलियन रुपीज. ठीक है ना. नाउ इंटरेस्ट कॉस्ट ऑन रुपीज विल बी ₹2345 मिलियन इंटू 16%, सब में दिया हुआ है, इंटू 16% इस ₹375.20 मिलियन. ठीक है ना. अभी डॉलर इनफ्लो ऑन मैच्योरिटी, अज्यूम करो कि $50 मिलियन खरीद के इन्वेस्ट कर दिया, तो 20% उस पर कमा के हम पूरा पैसा वापस ला रहे हैं, तो कितना हो गया? $60 मिलियन. डॉलर इनफ्लो ऑन मैच्योरिटी विल बी $50 मिलियन प्लस 20%. बहुत इनफॉर्मल तरीके से लिख रही हूँ. $60 मिलियन, करेक्ट है ना. रुपी इनफ्लो मतलब ये कन्वर्ट करके ऑन कन्वर्जन, तो ओबियस ही बात है तुमने पहले ही फॉरवर्ड बुक कर दिया होगा, अज्यूमिंग दैट 1 ईयर फॉरवर्ड रेट इज अवेलेबल इन द मार्केट. प्रैक्टिकली 1 ईयर फॉरवर्ड अवेलेबल नहीं होते हैं. द मैक्सिमम मेच्योरिटी ऑफ अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज 6 months. आई होप इट इज वेरी वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. तुम 1 साल आगे का कहाँ प्रेडिक्ट कर पाओगे? रेट्स पॉसिबल नहीं है. $60 मिलियन इंटू ₹49.25 पर डॉलर कितना आएगा देखो. 60 इंटू 49.25 विल गिव मी ₹2955 मिलियन रुपीज आ गया ये, राइट. अब देखो, अब 2955 मिलियन रुपीज तुम्हारे पास में आ गया. इसमें से तुम क्या माइनस करोगे? तुमने जो 2345 मिलियन रुपीज बोरो किया था वो तुम वापस करोगे, और वो जो बोरोइंग का 1 साल का ब्याज है 375.20 मिलियन वो भी वापस करोगे. देखते हैं कुछ बचता है क्या. नेट रुपी इनफ्लो विल बी 2955 माइनस 2325, ये शायद नो 2345 है. 2345 माइनस 375.20 माइनस 2345 माइनस 375.2 विल गिव यू 234.80 मिलियन. ये तुम्हारे घर में बच गया पूरा पैसा. अब ये जो तुमने कमाया है इसको तुम ओरिजिनल अमाउंट, तुम्हारा ओरिजिनल रुपी, ये आंसर किस में आया है? रुपी में आया है. तो जो प्रिंसिपल बेस है तुम्हारा, जो तुमने बोरो किया था इन्वेस्ट करने के लिए, वो 2345 मिलियन रुपीज है. तो इस अमाउंट को जब तुम 2345 मिलियन रुपीज से डिवाइड करोगे तो तुमको रिटर्न आ जाएगा परसेंटेज में. सो परसेंटेज रुपी रिटर्न विल बी 234.80. I think it is 2345, right, into 100 divided by 2345, that's giving me, and into 100 भी करेंगे 10.01%. मतलब अगर तुम ये मेथड से जाते हो ना तो तुमको 10% की कमाई होगी. करेक्ट है. एक और तरीका है जो मैंने स्वैप वाला बोला, तो वो भी करके दिखा देते हैं. अगर तुमने नहीं लिखा है तो प्लीज़ पूरा लिखो यहाँ पे पॉज करके.
और उसके बाद मैं आगे बढ़ रही हूँ. ओके, सो लेट्स डू द सेकेंड पार्ट, बी. If the firm agrees to European bank's offer, okay, तो amount of rupee to be borrowed to swap $50 million, amount of rupee to be borrowed to swap $50 million on the spot. मतलब तुम रुपया दोगे सामने वाले को, वो तुमको डॉलर दे देगा. विल बी ₹50 मिलियन. देखो किस रेट पे. और देखो एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब स्पॉट पे स्वैप होता है ना, तो यूजुअली उस दिन की स्पॉट रेट होती है, मगर ये जरूरी नहीं है. उनका म्यूचुअली अग्रीड भी कोई रेट हो सकता है, वो कंप्लीटली पॉसिबल है. ठीक है ना. तो जो रेट तुमको दिया हुआ होगा तुम वही करोगे. अगर रेट नहीं दिया होता तो हम स्पॉट ले लेते. तो यहाँ पे रेट दे रखी है तुमको 46.50. 46.5 will give me ₹2325 million. मतलब तुमको $50 मिलियन स्वैप के थ्रू काइंड ऑफ लेने के लिए तुमको 2325 मिलियन रुपीस देना पड़ेगा, और ये पैसे तुमको मार्केट से बोरो करने पड़ेंगे. सो दिस अमाउंट, दिस रूपी अमाउंट बेसिकली वुड बी बोरोड at the rate of 16% per annum for 1 year. Okay, therefore rupee outflow after 1 year will be ₹2325 million. ये आसान है थोड़ा, क्योंकि एक ही साल का है ना, तो हमें टाइम एडजस्टमेंट वगैरह नहीं करना पड़ रहा है. प्लस 16% ₹2697 मिलियन. समझ गया ना. मतलब $50 मिलियन तुमने यूरोपियन बैंक से ले लिया और तुमने बदले में 2325 मिलियन उसको दे दिया. और ये पैसा तुम कहाँ से लाए? तुमने लोकल मार्केट से बोरो किया 16% के ब्याज पे या 16% के इंटरेस्ट पे. ओके, तो आफ्टर 1 ईयर हाउ मच यू हैव टू पे? यू हैव टू पे 2697 मिलियन रुपीज. एंड सामने वाला तुमको क्या देगा वो सो देखो. तुम सामने वाला तुमको वापस कितना करेगा? तुमने $50 मिलियन लिया, और तुम $50 मिलियन जो तुम ऐसे समझते हैं, मे बी काइंड ऑफ इजी होगा तुम्हारे लिए. तुमने शुरू में 2325 मिलियन रुपीस दिए, और बदले में तुमने $50 मिलियन लिया और उसको ले जाके यूएस में इन्वेस्ट कर दिया. ये एक स्टोरी ओवर हो गई. मैच्योरिटी वाले दिन 2-3 चीजें होंगी. नंबर 1, वो $50 मिलियन जो तुम यूएस में इन्वेस्ट कर चुके हो, वो $60 मिलियन बन चुका है. उसको एक हाथ में साइड में रखो. तुमको स्वैप जब 1 साल के एंड पे मैच्योर होगा, तो तुमको उस 60 में से 50 यूरोपियन बैंक को वापस करना पड़ेगा, और यूरोपियन बैंक तुमको उस 50 के बदले 50 इंटू, देखो रेट दे रखा है, कहाँ दे रखा है, 48.75 मल्टीप्लाई करके वो रुपया वापस करेगा. तो देखो 2 पार्ट है ना रुपया का. एक पार्ट तो वो हो गया प्रिंसिपल कंपोनेंट का, और दूसरा 60 में से 10 बचा हुआ है. वो 10 का स्वैप से कोई लेना देना नहीं है, वो तुम फॉरवर्ड के रेट पे कन्वर्ट करके वापस इंडिया में लाओगे. आई होप यू गॉट इट. ओके, देखो अब यहां पे डॉलर इनफ्लो ऑन मैच्योरिटी will be $50 million plus 20% will be $60 million. ठीक है ना.
on maturity $50 million would be swapped back for $50 million into, देखो एक रेट दिया हुआ होगा, ₹48.75 पर डॉलर. कितना अमाउंट आता है चेक करो. सो ये हो गया 50 इंटू 48.75, दैट गिव्स यू ₹2437.5 मिलियन, राइट. तो स्वैप वाले यूरोपियन बैंक से तुम्हारी जो ट्रांजैक्शन चल रही थी वो खत्म हो गई, करेक्ट है. तुमने $50 मिलियन लिया, तुमने $50 मिलियन वापस भी कर दिया और तुमने अपना रुपया ले लिया. लेकिन तुम्हारे पास में ये 60 है, 50 नहीं है. जो 60 मिलियन डॉलर जो आया ना, उसमें से 50 तुमने यूरोपियन बैंक को दे के अपना रुपया वापस ले लिया. कितना? 2437.5. बट इसका 10 अभी भी बचा हुआ है. ये क्या करोगे? द बैलेंस $10 million would be converted at 1 year forward of ₹49.25 per dollar. So $10 million into ₹49.25 per dollar will be equal to, करने की जरूरत नहीं है फिर भी करो, ₹492.5 मिलियन. अब तुम्हारे पास में एक्चुअली दो चीजें हो गई. तुम्हारे पास में दो जगह से अलग अलग पैसे आए. एक ये वाला है, एक ये वाला और ये वाला, ये दोनों ऐड कर दो. वहां पे एक साथ ही कन्वर्ट हुआ था, यहाँ अलग अलग हुआ है. सो टोटल रुपी इनफ्लो will be 2437.5 plus 492.5. So that gives me 2930 million. ठीक है ना. इसमें से तुम क्या माइनस करोगे? तुमने जो पैसा बोरो किया था और उसका ब्याज. सो नेट रुपी इनफ्लो will be ₹2930 million माइनस, देखो यहाँ पे ऊपर में आएगा ना 2697, एक साथ ही कर देते हैं ना, प्रिंसिपल भी और उसका ब्याज भी है. 2697 मिलियन, ₹2697 million. Let us see how much do you get. I get again ₹233 million. Therefore, percentage rupee return will be 233 divided by, कितना लिया था शुरू में? 2325 है ये. 2325 into 100. वापस से 10.02%. तो अगर मैं देखूं तो मेरे हिसाब से दोनों में भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. मतलब देयर इज नो आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी एज सच. मतलब बोथ वेयर 10.1 was 10.01, 1 was 10.02. तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा गैप नहीं है इसके अंदर में, राइट. तो फिर भी चूज़ तो करना पड़ेगा तुमको. तो चूज़ अगर करते हो ना तो मेरे हिसाब से फिर अपन सेकेंड वाला ऑल्टरनेटिव चूज़ करते हैं. उसका रीज़न बताती हूँ कि तुमको यहाँ पे तुम्हारी जो बोरोइंग अमाउंट है ना 2325 है, ओके. और यहाँ पे बोरोइंग अमाउंट ज़्यादा है तुम्हारा 2345 है. तो एक रीजनिंग अपन दे सकते हैं कि सिंस द rupee borrowing amount is lower, we can opt for alternative number 2, or else you can be indifferent between the two alternatives. We would be indifferent between two alternatives as the return
are almost the same, but still we can prefer second alternative as rupee outflow is lower, मतलब ब्याज के साथ। बाकी कोई फ़र्क, ऐसे तो कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली फाइनली हमारे हाथ में 10% का ही रिटर्न आया, उससे कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता है, राइट। सो दिस वाज द सम गाइस, वेरी डिफरेंट सम। ऐसा सम हमने फाइनल में, सीए फाइनल में नहीं किया है एक भी सम। रादर मैं जितने सम्स आपको कराने वाली हूँ वो सारे में से कोई भी सम आपने फाइनल में किसी बच्चे ने नहीं किया होगा, बिकॉज दिस आर वेरी एडवांस लेवल सम्स एक्चुअली। एंड ये तो पार्ट मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था, अब ये वाला भी ले लो, साथ में ले लो, अच्छा रहेगा। ओ माय गॉड, ये बड़ा है बहुत, फिर भी साथ करने का ट्राई कर रही हूँ। ये एक स्क्रीन ये रह जाएगी तुम्हारी, राइट। पॉज करना अगर तुमको कुछ मिस हुआ है तो, और सेकंड ये वाली में हो जाएगी। दिस वाज ऑल अबाउट सम, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सम। ओके, एक सम और कर रहे हैं अपन फॉरेक्स में, थोड़ा सिमिलर लाइंस पे ही सम है, तो 2-3 सम शायद बैक टू बैक सिमिलर लाइंस के आएंगे। जैसे मैंने आपको इंट्रो में भी बोला एक बात, दैट जो सम्स मैं आपको एडवांस लेवल पे करवा रही हूँ ना, उसमें कुछ सिमिलर वेराइटीज़ हैं, मतलब यू कैन एसोसिएट देम, यू कैन रिलेट देम कि ये सिमिलर सा जा रहा है। फॉर एग्जांपल एक सम है तुम्हारा, एक टॉपिक है स्वैपिंग का, काइंड ऑफ, दूसरा है इनवॉइसिंग का, कि हम इस करेंसी में इनवॉइस करेंगे, हम इस करेंसी में इनवॉइस करें, और थोड़ा बहुत कैंसिलेशन, अर्ली डिलीवरी वगैरह के भी सम्स मैंने देखे, थोड़ा एडवांस लेवल के हैं। एंड सो अभी बैक टू बैक 2 to 3 सम्स वी आर डूइंग ऑन द kind of borrowing part only, like the way you did question number 1, we are doing question number 2 also. Look at that. Question number 2, मतलब ये है कि मैं इंडिया में रहती हूँ और मुझे फॉरेन करेंसी की ज़रूरत है। उसकी वजह कुछ भी हो सकती है, उसकी रिक्वायरमेंट कुछ भी हो सकती है। जैसे तुमने पहला सम किया तो उसको डॉलर चाहिए थे इंडिया में रहने वाले इंसान को, या इंडिया में रहने वाली कंपनी को, बिकॉज उसको यूएस में इन्वेस्ट करना था। ये भी सम थोड़ा सिमिलर लाइंस पे है, जहाँ पे द कंपनी और द पर्सन कस्टमर है, द अप्रोचेस ग्रांडलेस बैंक, आप पढ़ो सम को, वहाँ पे उसको ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स चाहिए। तो बैंक कैसे अरेंज करके देगा, वहाँ पे बंदा खुद अरेंज कर रहा था, मतलब स्पॉट पे खरीद के, फॉरवर्ड पे सेल करके एंड ऑल दैट, या फिर यूरोपियन बैंक के थ्रू स्वैप के ट्रांजेक्शन के थ्रू अरेंज कर रहा था। यहाँ पे बैंक अरेंज करके देगी, बट मोर और लेस द वैरायटी फॉल्स इन द सिमिलर कैटेगरी, वो बोलना चाह रही थी मैं। सम पढ़ती हूं मैं। अ कस्टमर अप्रोचेस ग्राइंडलेस बैंक विथ अ रिक्वेस्ट फॉर अ 6 month लोन ऑफ ऑस्ट्रेलियन डॉलर 50 million। सम्स को लाइटली मत लेना, इतना सिंपल नहीं है, ओके। तो क्या चाहिए इसको, बंदे को 50 million डॉलर्स का, ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स का लोन चाहिए। एट द टाइम देर इज नो एक्टिव यूरो मार्केट इन द ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स सो दैट द बैंक कैन रेफर टू अ लेंडिंग रेट। तुमको पता है यूरो मार्केट का मतलब क्या होता है? इंडिया में ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, यूरो का मतलब होता है फॉरेन, यूरो का मतलब यूरोपियन करेंसी, मतलब यूरो का मतलब 2 होता है, एक तो यूरो करेंसी होती है तुम्हारी यूरोप के लिए, और एक यूरो का मतलब होता है फॉरेन। तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स के लिए इंडिया इज अ फॉरेन लैंड, तो यूरो मार्केट हो गया वो, ठीक है ना, ऐसे बात बोल, वो इसका ये मीनिंग हुआ। यूरो का मार्केट का मतलब तुम यूरोपियन मार्केट मत दिमाग लगाना। एट द टाइम वेयर देर इज नो एक्टिव यूरो मार्केट इन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, मतलब ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स के लिए फॉरेन मार्केट में कोई एक्टिव मार्केट अवेलेबल नहीं है। एंड इसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपका जो बैंक है वो कोई रेट कस्टमर को प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। मार्केट होना चाहिए ना, तब तो बोरो लेंडिंग का रेट प्रोवाइड कर पाएंगे, मार्केट ही नहीं है, वो बात हो रही है। हाउएवर देयर आर एक्टिव स्पॉट एंड फॉरवर्ड मार्केट फॉर रुपी फॉर एयूडी, लेकिन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स और रुपी के लिए एक्सचेंज मार्केट अवेलेबल है। ध्यान से सुनना मैं क्या बोलना चाह रही हूं। मैं ये बोलना चाह रही हूं कि बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर में ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स बोरो करने के लिए इंडिया के अंदर अवेलेबल नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस एग्जैक्टली। लेकिन अगर आपको रिक्वायरमेंट है, अगर किसी कस्टमर को रिक्वायरमेंट है, तो बैंक ये कर सकती है कि मार्केट से रुपी बोरो करके और एक्सचेंज मार्केट से
ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स खरीद के आपको दे सकते हैं, ये कर सकते हैं। आई होप यू गॉट द एग्जैक्ट डिफरेंस, ओके, वो बोलना चाह रही हूँ मैं तुमको। तो ये सम उसके ऊपर ही बेस्ड है। देखो क्या लिखा हुआ है, सम पढ़ रही हूँ पूरा वापस से। अ कस्टमर अप्रोचेस ग्राइंडलेस बैंक विथ रिक्वेस्ट फॉर अ 6 month लोन ऑफ ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स $50 million। फिर से सम पढ़ूंगी, समझेगा। एट द टाइम देर इज नो एक्टिव यूरो मार्केट इन द ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स सो दैट द बैंक कैन रेफर टू अ लैंडिंग रेट। क्योंकि इंडिया के अंदर ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स का एक्टिव मार्केट बोरोइंग लेंडिंग का नहीं है, इसलिए बैंक उनको कोई रेट नहीं दे सकती। ओके, हाउएवर देयर आर एक्टिव स्पॉट एंड फॉरवर्ड मार्केट फॉर रूपी पर एयूडी। एक्सचेंज मार्केट में चाहे तो वो पॉसिबल हो सकता है। द फॉलोइंग रेट्स आर अवेलेबल एट द मार्केट। देखो, स्पॉट रूपी पर एयूडी 24.9525 दिया हुआ है। मतलब अगर तुम्हारा बैंक, मतलब मैं कस्टमर हूं और मुझे ऑस्ट्रेलियन डॉलर चाहिए 50 मिलियन, राइट, और तुम बैंक हो, तो तुम्हारे पास ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स देने के लिए मेरे पास में नहीं है, लेकिन तुम रुपी बोरो करके, ओके, ब्याज पे, मतलब पैसा बोरो करोगे ऑब्वियसली ब्याज लगेगा, लेकिन रुपये पे ब्याज लगेगा, डॉलर से ब्याज नहीं लगेगा। ओके, तो तुम रुपीज बोरो करके एक्सचेंज मार्केट से ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स मुझे खरीद के तुम दे दोगे। अगर बैंक खरीदेगा तो बैंक के लिए रेट्स वही होगी जो एक कस्टमर के लिए होती है, क्योंकि बैंक जब खरीदेगा तो बैंक एक कस्टमर की तरह बिहेव करेगा इंटर बैंक मार्केट में। आई होप यू अंडरस्टैंड। और हमने इस बात पे काफी ज्यादा डिस्कशन करी हुई है अर्ली डिलीवरी एंड ऑल दो सम्स के अंदर में, राइट। तो रुपी पर एयूडी की रेट होगी 25। ओके, तो कितने पैसे जाएंगे, मतलब अगर एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर खरीदोगे तो 25 रुपए जाएंगे, रेट के हिसाब से तो यही मतलब हुआ। तो अगर $1 का 25 रुपया लगेगा तो 50 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स का कितना लगेगा, 50 into 25, दैट मीन्स बैंक 1250 रुपीज मिलियन बोरो करेगा और वो पैसे को ले जा करके एक्सचेंज मार्केट में दे देगा। उसके बदले में उसको 50 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स मिलेंगे जो कि वो कस्टमर को दे देगा, राइट। 6 month फॉरवर्ड प्रीमियम दिया हुआ है, ₹6 month इंटरेस्ट रेट इज 8 and 8.5, हमें 8.5 का रेट लगेगा। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट रेट ऑन एयूडी, द बैंक शुड कोट टू ब्रेक इवन। क्या मतलब हुआ इसका, देखो, बैंक अपने सर पे कोई भी तरह का कॉस्ट या हेडेक नहीं लेने वाला है, राइट। वो तुम्हारे लिए अरेंजमेंट करके देगा, लेकिन तुमको वो जो कॉस्ट बैंक को लग रही है वो तो तुमको पे करना ही पड़ेगा। सब में तुमसे क्या पूछ रहा है कि वो, मतलब कस्टमर को ऑस्ट्रेलियन डॉलर 50 मिलियन डॉलर दिया ना, तो बेसिकली मेरे ये बोलने का मतलब है क्या फ्री में तो नहीं देगा। ऐसा तो नहीं करेंगे ना कि तुम 50 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स लेके जाओ और 6 महीने के बाद 50 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स लाके वापस कर देना, कुछ तो चार्ज करेगा बैंक कस्टमर को, राइट। तो तुमसे वही पूछ रहा है, वो तुमसे ये पूछ रहा है कि बताओ बैंक को ऑस्ट्रेलियन डॉलर की लेंडिंग पे, बैंक लेंड कर रहा है, कस्टमर बोरो कर रहा है, लेंडिंग पे कस्टमर को कितना ब्याज चार्ज करना चाहिए सो दैट कि वो ब्रेक इवन कर जाए। ब्रेक इवन करने का मतलब क्या हुआ, जो बैंक को कॉस्ट लग रहा है ये अरेंजमेंट करने में, वो पूरा का पूरा अगर रिकवर करेगा तो ब्रेक इवन, चाहे तो वो थोड़ा और चार्ज करेगा विच विल बी द इनकम ऑफ द बैंक। बैंक इज इन द बिजनेस, वो ब्रेक इवन तो करेगा ही, साथ में थोड़ा और अर्न भी करने की कोशिश करेगा। तो हमको बताना पड़ेगा कि वो मतलब कितना ब्याज चार्ज करना चाहिए ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स पे कस्टमर से। वो तो मैं तुमको लिख के दिखाती हूँ सोल्यूशन, तुम समझ जाओगे। सिंस देयर इज नो active market for AUD borrowing and lending, the bank can arrange AUD for customer by buying
on the spot. So rupee outflow for bank to buy AUD 50 million, करेक्ट ना? मतलब कितना रुपया बैंक को खर्च करना पड़ेगा कस्टमर के बिहाफ में, तो ये हो जाएगा AUD 50 million इंटू ₹25 पर AUD, करेक्ट? तो कितना आंसर आएगा देखो, ₹1250 मिलियन। इतना पैसा बैंक को खर्च करना पड़ेगा। और सुनना ध्यान से, कस्टमर की वजह से उसका इतना पैसा फंसा हुआ रहेगा मार्केट में। मतलब जब तक कस्टमर 6 महीने तक वापस नहीं करेगा, कस्टमर को क्या दिया है बैंक ने, 50 मिलियन AUD, ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, तो कस्टमर 6 महीने के बाद तो वो पैसा लाके देगा और फिर वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स बेच के रुपीज में कन्वर्ट हो पाएगा। तो तुम ये अज्यूम करो कि ग्रैंडलेस बैंक किसी से रुपया बोरो करेगा, तुम्हें ऐसे तुम्हारे लिए समझना इजी होगा। तो कितना रुपया बोरो करेगा, 1250 मिलियन, कितने के ब्याज पे, 8.5। दिस अमाउंट would be borrowed at the rate of 8.50% per annum for 6 months। तो बैंक को कितना वापस करना पड़ेगा रुपया, और खुद के लिए नहीं किया है, कस्टमर के लिए किया है। तो ₹1250 मिलियन प्लस ₹1250 मिलियन इंटू 8.5% इंटू 6 डिवाइड बाई 12, सो प्लस 4.25% will give me ₹1303.125। तुमको समझा क्या किया ये? मतलब ग्रैंडलेस बैंक को कस्टमर से कम इसके ये जो अमाउंट है ना 1303, इसके इक्विवेलेंट ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स वापस लेना पड़ेगा। आई होप यू गॉट इट। मतलब इसके बराबर का मतलब अपन कस्टमर को 50 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स दिया है, कस्टमर से हमें इतना ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स वापस लेना पड़ेगा ब्याज समेत, जिसको बेच के मैं ये वाला लोन चुका पाऊं। इसका ये मतलब हुआ। और वो कौन सी रेट होगी? कस्टमर क्या देगा? कस्टमर ने ऑस्ट्रेलियन डॉलर अगर बोरो किया है या तुमसे लिया है, तुमने बाजार से खरीद के दिया है, लेकिन कस्टमर ने तुमसे ऑस्ट्रेलियन डॉलर लिया है, तो वापस भी ऑस्ट्रेलियन डॉलर ही करेगा। और वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर को तुम मार्केट में बेच के ये रुपए का तुम लोन चुकाओगे। मतलब मैं ग्रैंडलेस बैंक के बारे में बात कर रही हूँ। तो क्या रेट होगी? वो रेट होगी 24.95 प्लस 0.40। ऑब्वियसली कस्टमर अपने को ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स देगा, अपन उसको मार्केट में सेल करके वापस करेंगे। करेक्ट है ना? तो पूछ रहा है सम में कि बताओ कितना हम कस्टमर से ऑस्ट्रेलियन डॉलर वापस लें प्रिंसिपल के ओवर एंड अबव, जिसको 24.95 प्लस 0.40 पे सेल किया जाए तो ये वाला अमाउंट हम पे कर पाए, ये पूछ रहा है तुमसे। ओके, देयरफॉर the rate at which would convert AUD received from customer after 6 months. So this rate will be ₹24.95 प्लस 0.40, लो हाई है, ऐड करेंगे 24.95 प्लस 0.4 will give you ₹25.35 per AUD।
नहीं, यहाँ पे ये नहीं आएगा। तो दो चीज तुमको मिल गई, पता है क्या? ब्रेक इवन रेट पूछ रहा है कि मतलब कितना ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स हम मांगे उनसे कि मेरा ये वाला पार्ट का पेमेंट हो जाए, और किस रेट पे सेल करेगा कस्टमर। ऑस्ट्रेलियन डॉलर, फिर से रिपीट कर रही हूँ बार बार, आई डोंट नो, समहाउ आई एम थिंकिंग, पता नहीं तुम्हें कहीं गैप न रह जाए। तो कस्टमर ने 50 मिलियन AUD ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स लिया है, पूछ रहा है कि उससे कितना हम वापस मांगे, जिसको हम 25.35 पे अगर बेचें तो हमें 1303.125 मिलना चाहिए, सो दैट उस उतने पे तो बैंक ब्रेक इवन कर गया, ना घर से कुछ आया ना घर से कुछ गया, सब बराबर। ओके, सो अमाउंट ऑफ AUD टू बी चार्ज्ड टू द कस्टमर टू ब्रेक इवन। बोलेगा बैंक, भाई मेरा तेरे वजह से 1303.125 मिलियन रुपीस का खर्चा लग रहा है, तू ये मेरे को वापस कर दे। मुझे रुपीस में नहीं चाहिए, मुझे AUD में चाहिए। टू ब्रेक इवन, दैट विल बी रुपीस 1303.125 million divided by rupees 25.35 per AUD. So 1303.125 25.35 will give you 51.405 AUD. बट उन्होंने रेट पूछा है गाइस, तो ब्याज देना पड़ेगा इन परसेंटेज। 51.405 minus 50 the whole divided by 50 into 100 into 12 divided by 6. It's 5.62% पर एनम। मतलब बैंक को मिनिमम 5.62% चार्ज करना पड़ेगा कस्टमर को AUD पे, तब जाके वो ब्रेक इवन करेगा। लेकिन अगर बैंक के पास लेवरेज है, अगर सिचुएशन है, तो बैंक कैन चार्ज इवन हायर। 5.62 के ऊपर जो भी चार्ज करेगा वो बैंक की इनकम होगी। So this was the second question again. I think I'll go ahead and I'll move on to the third question actually. Question number 3. समय लिखा हुआ है, a UK MNC has a surplus of £1 million and a requirement of $1.44 million both for 3 months. क्या लिखा है? A UK MNC has a surplus of, उसके पास 1 million pound सरप्लस है और उसकी रिक्वायरमेंट है 1.44 मिलियन बोथ फॉर 3 months। मतलब इसके पास में पाउंड में सरप्लस है और डॉलर में 1.44 की रिक्वायरमेंट है। द स्पॉट रेट इज गिवन टू यू, 3 month फॉरवर्ड स्वैप पॉइंट्स दिया हुआ है। इट कैन बोरो डॉलर्स एट द रेट ऑफ 4% एंड इन्वेस्ट पाउंड्स एट 3% पर एनम। आई थिंक ऐसे सम तुमने पहले किए हुए, राइट? याद है अपने लोग वो सम डिसेंट्रलाइज्ड और सेंट्रलाइज्ड कर रहे थे ना, सो सिमिलर सा सम है ये। बोरो डॉलर्स एंड इन्वेस्ट पाउंड्स, मतलब बोल रहा है कि पाउंड को अलग इन्वेस्ट कर दो और डॉलर को अलग बोरो कर लो, या फिर पाउंड सरप्लस है उसको तुम कन्वर्ट करके तुम्हारी जो डॉलर की रिक्वायरमेंट है वो 3 महीने के लिए यूज कर लो और पाउंड में वापस चले जाओ। दोनों अल्टरनेटिव्स अपने को क्या बताना है? यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द नेट कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इन डॉलर्स। मतलब दोनों में हमको ये बताना है कि डॉलर बोरोइंग का नेट कॉस्ट क्या होगा, ये हमें बताना है। मतलब आंसर डॉलर के टर्म्स में होगा। आई होप यू गेट इट। मैं करती हूँ, तुमको समझ जाएगा, बहुत मुश्किल सम नहीं है ये वाला। नंबर 1, borrow dollars and invest in pounds. रेट दे रखा है ना, डॉलर की रेट है बोरो की 4 और पाउंड की 3% मिलेगी अगर इन्वेस्ट करते हैं तो
पाउंड इनफ्लो आफ्टर 3 months। सिर्फ ब्याज लेते हैं, प्रिंसिपल की जरूरत नहीं है अपने को। आई होप यू अंडरस्टैंड, बिकॉज करेंसी पूरी पूरी अपन को एक्सचेंज नहीं करनी। मैं करके दिखाती हूँ, तुमको समझ जाएगा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। ये हो जाएगा पाउंड 10 lakhs इंटू 3% इंटू 3 डिवाइड बाई 12। इट बिकम्स 7500 पाउंड्स, ठीक है ना। नाउ डॉलर आउटफ्लो, सिर्फ इसका भी ब्याज लूंगी। तो अल्टीमेटली तुम करेंसी कन्वर्ट, मतलब जिस प्रिंसिपल में तुम इन्वेस्ट कर रहे हो उसी में तुम्हारे पास रह जा रहा, तो नेट अमाउंट पे कंपैरिजन आएगा। नेट कॉस्ट ऑफ बोरोइंग डॉलर पूछ रहा है वो। ओके, डॉलर आउटफ्लो आफ्टर 3 months विल बी, कितना बोला, 1.44 million। सो डॉलर 144,000 इंटू 4% इंटू 3 डिवाइड बाई 12, तो इंटू 1%, तो 14,400। तो ग्रॉस बेसिस पे कितना लगा, 14,400 या 14,400। बट ये नेट नहीं हुआ ना, तो नेट निकालने के लिए देखो आंसर क्या मांग रहा है, डॉलर में आंसर मांग रहा है, तो 14,400 तो एज इट इज रहेगा। तुमको 7,500 को 3 month फॉरवर्ड से कन्वर्ट करना पड़ेगा डॉलर में। और फिर देखो तुमने एक पे कमाया और एक पे तुमने पे किया है। एक पे तुमने ब्याज 7,500 का कमाया है और एक पे तुमने लूज किया है। तो तुम अर्निंग को अगर कन्वर्ट कर लोगे डॉलर्स में और दोनों का डिफरेंस लोगे तो तुमको ये पता चल जाएगा कि नेट कॉस्ट ऑफ बोरोइंग डॉलर कितना हुआ है। आई होप नाउ इट इज क्लियर। तो उसके लिए अपने को 3 month की फॉरवर्ड रेट लगेगी, तो रेट यहाँ पे अपने को वर्कआउट करना पड़ेगा। सो 3 month डॉलर पर पाउंड is equal to 1.4400, 1.4420, and this is high low, 0.0070, 0060। सो एक साथ ही करके खत्म करो। So 1.4400 minus 0.007 will give me 1.4330, 1.4420 minus 0.006, that gives me 1.436। leave it like that only। now पाउंड सेल करना है, तुम्हारे हाथ में जो सरप्लस नहीं बोल सकते, जो ब्याज है तुम्हारा 7,500 का, वो तुमको सेल करना पड़ेगा। तो पाउंड सेल तुम करोगे बिड रेट पे। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट पार्ट। ओके, वी कन्वर्ट पाउंड इंटरेस्ट अर्निंग of 7,500 at the rate of dollar 7,500 into $1.4330 पर पाउंड। देखो कितना आता है, 7,500 into 1.4330, that gives me $10747.5। so net cost will be $14400, correct ना, minus $10747.5। I don't think it is difficult at all। तुमको खाली इतना बोला सम में कि उसके पास में 1,00,000 पाउंड सरप्लस पड़ा हुआ है 3 महीने के लिए, और सिमिलरली उसके पास में उसको 1 मिलियन पाउंड सरप्लस पड़ा हुआ है 3 महीने के लिए, और 1.44 मिलियन डॉलर्स की डेफिसिट है, ऐसे समझो। ओके, और उन्होंने पाउंड का और डॉलर का ब्याज का रेट तुमको दे दिया।
तो तुमको क्या बोला, एक ऑप्शन तो ये है कि तुम पाउंड को पाउंड में ही इन्वेस्ट कर दो और डॉलर को डॉलर में बोरो करो पूरा पूरा, मतलब 1 मिलियन पाउंड्स को तुम इन्वेस्ट करो 3% पे 3 महीने के लिए, और 1.44 मिलियन डॉलर्स को 3 महीने के लिए तुम बोरो कर लो। करेक्ट है? तो एक में ब्याज आएगा और एक में ब्याज जाएगा। ओके, तुमसे सवाल ये किया है उन्होंने कि नेट कॉस्ट ऑफ बोरोइंग डॉलर बताओ। तो तुमको जब नेट कॉस्ट डॉलर में मांगा है तो ओबियस सी बात है कि आंसर तुम्हारा डॉलर में ही आएगा ना। तो जो तुमने ब्याज पे किया, ये कितना ब्याज पे किया है, 14,400 का डॉलर में तुमने ब्याज जो पे किया है वो तो एज इट इज रखना पड़ेगा, लेकिन तुमने जो पाउंड में ब्याज कमाया है उसको डॉलर में तुमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेकिन कौन सी रेट लगेगी, 3 मंथ फॉरवर्ड, बिकॉज ब्याज तुमको 3 महीने के बाद मिल रहा है, तो तुम टाइम लाइन पे 3 महीने आगे खड़े हो, राइट। वो कन्वर्ट करने से 10747.5 आया। दोनों का डिफरेंस लोगे ना तो तुमको आंसर मिल जाएगा 36। ये सम्स काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं। तुम देखो 1, 2 और जो तीसरा सम चल रहा है, सब में सिमिलर बिहेवियर चल रहा है, बट दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो जस्ट डोंट गेट मिस्टेकन कि सेम है, सेम नहीं है। बिहेवियर देखो, बातें देखो, रिक्वायरमेंट देखो, सब अलग अलग जा रहा है ये। ओके, सो इट इज अ हाई पॉसिबिलिटी दैट यू माइट गेट वेरी वेरी कंफ्यूज्ड। तो जस्ट टेक अ पॉज, टेक अ डीप ब्रेथ एंड देन ओनली यू ट्राई टू सॉल्व। दिस इज वन आंसर गाइज, कि मतलब हम सरप्लस को, मतलब एक दूसरा तरीका ये है कि तुम पाउंड को इन्वेस्ट मत करो, तुम उसको कन्वर्ट करके डॉलर में ले जाओ और तुम्हारी अपनी रिक्वायरमेंट को पूरी कर लो 3 महीने के लिए। ना ब्याज मिलेगा ना पे करना है, और 3 महीने के एंड पे वापस से वो जो डॉलर्स हैं उसको तुम कन्वर्ट करके पाउंड में ले आओ। दोनों का जो डिफरेंस होगा वो तुमको पता चल जाएगा आंसर में। तो अपन सेकंड में जा रहे हैं। आई होप गाइस यू गॉट इट दिस, यू नो, इतना मुश्किल नहीं था ये। 1, 2 swap pounds into dollars for 3 months। करेक्ट? तो स्पॉट पे कन्वर्ट होगा ना। स्पॉट पे क्या रेट चल रही है देखो, डॉलर पर पाउंड इज 1.4400 एंड 1.4420। तो अपने सरप्लस पाउंड को तुम सेल करोगे तो डॉलर में कन्वर्ट होगा। तो अपने क्या लिखने वाले हैं यहाँ पे, वी कन्वर्ट पाउंड 10 lakhs ऑन द स्पॉट। दिस इज कॉल्ड स्वॉपिंग, स्वॉपिंग ऑफ पाउंड इनटू डॉलर्स। ये एमएनसीज काफी ज्यादा ये बिहेवियर करते हैं। ओके, तो डिसेंट्रलाइज्ड मतलब तुम अपना बोरो करो, तुम अपना इन्वेस्ट करो, मतलब नहीं है। सेंट्रलाइज्ड का मतलब क्या हुआ कि आपके पास सरप्लस है, एक के पास डेफिसिट है, जिसका सरप्लस है उसको कन्वर्ट करके डेफिसिट वाले को ट्रांसफर करो, ऐसा। बट फिर भी ओवरऑल का कॉस्ट तो देखना पड़ेगा ना, बिकॉज कन्वर्जन का बहुत कॉस्ट होता है, और कोई करेंसी में ब्याज ज्यादा है, कोई करेंसी में ब्याज कम है, तो वो चीजें भी मैटर करेंगी। ऑन द स्पॉट इनटू डॉलर्स, क्या रेट यूज करोगे, नेचुरली बिड रेट यूज होगा। मैं यहाँ पे रेट्स के बारे में डिस्कशन नहीं कर रही थोड़ा भी, बिकॉज आई एम अज्यूमिंग दैट यू आर वेरी वेरी comfortable with all this। at the rate of $1.4400 per pound। so डॉलर इनफ्लो कितना आएगा डॉलर कन्वर्ट करने से, देखो यहाँ पे पाउंड 1 मिलियन इंटू डॉलर 1.4400 पर पाउंड। कर सकते हैं वर्बली भी, बट बेटर होगा कि तुम चांस मत लो। डॉलर 1.440000, करेक्ट। अब कोई ब्याज का इंसिडेंस यहाँ पे नहीं आएगा, ऑब्वियस सी बात है नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारे पास सरप्लस था, तुमने कन्वर्ट कर दिया, यूज हो गया, ना तुमको ब्याज मिला ना तुमने ब्याज दिया। लेकिन यूज करने के बाद तुमको ये पैसे वापस से कन्वर्ट करने पड़ेंगे पाउंड्स में, बिकॉज काम हो गया ना, वापस लेके जाएगा जिसका पैसा 3 महीने के लिए सरप्लस था, जिंदगी भर के लिए नहीं था। ओके, नाउ दिस अमाउंट वुड बी स्वॉप्ड बैक into pounds using
3 मंथ फॉरवर्ड, गैस रेट वापस निकालने की जरूरत नहीं, तुमने पार्ट 1 में निकाला 3 मंथ फॉरवर्ड, देखो यहाँ पे, ये देखो निकाला है ना तुमने। इस बार तुम क्या करोगे, डॉलर को सेल करोगे और पाउंड को बाय करोगे। आई होप यू गॉट इट। डॉलर सेल, तुम्हारे पास डॉलर है ना 144, तो 1.44 मिलियन डॉलर्स है जो कि यूज कर लिया तुमने, तुम्हारा काम खत्म हो गया। तुम्हारा जो पैसा है वो तुम पाउंड में कन्वर्ट करके उसको वापस कर दोगे जहां भी। तो तुम डॉलर्स को सेल करोगे, मतलब पाउंड को बाय करोगे, क्या रेट होगी 1.4360। लुक एट दैट, एट द रेट ऑफ $1.4360 पर पाउंड। गाइज ये 3 मंथ फॉरवर्ड आस्क रेट है, ये ध्यान रखना। अब कैसे सिचुएशन हो रही है कि यहां पे डॉलर की डेफिसिट थी और 1 मिलियन पाउंड्स का हमारे पास में सरप्लस था, तो हमने क्या किया कि 1 मिलियन पाउंड्स को हमने सेल कर दिया और उसको डॉलर्स में कन्वर्ट किया, तो हमारे हाथ में कितने डॉलर्स आए, 14,40,000 डॉलर्स आए। 3 महीने का समय खत्म हो गया, मैंने मेरी जो रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल हो गई। अब ये जो पैसे हैं तुम्हारे, जो तुमने 1 मिलियन पाउंड्स डॉलर्स में कन्वर्ट किया था और यूज किया, तो तुमको अब ये पैसे वापस करने पड़ेंगे। ऐसे जैसे कि मैंने बोला कि 3 महीने के लिए सरप्लस थे, तो हमें वो पैसे अब वापस पाउंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो कैसे करोगे कि तुमको अब पाउंड्स वापस खरीदना पड़ेगा। तो तुम देखो रेट डॉलर पर पाउंड की दे रखी है, और अगर पाउंड खरीदना है तो तुम आस्क रेट यूज करोगे। ओके, तो 3 मंथ फॉरवर्ड में एक पाउंड खरीदने के लिए तुमको 1.4360 डॉलर देना पड़ेगा। फिर से रिपीट कर रही हूं, शांति से सुनना। एक जगह पे सरप्लस था, एक जगह पे डेफिसिट था। डॉलर की डेफिसिट थी और पाउंड्स का सरप्लस था। ओके, तो पहले वाले ऑप्शन में हम लोगों ने क्या किया, मैं एक तरह से तुमको रिकैप करवा रही हूं। पहले वाले ऑप्शन में क्या किया, पाउंड को पाउंड में ही हमने इन्वेस्ट कर दिया, उसका ब्याज आया। डॉलर को डॉलर में ही हमने बोरो किया, उसका ब्याज हमने पे किया। करेक्ट। तुमको सब में क्या बोला कि नेट आउटफ्लो या नेट कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ डॉलर निकालो। ओके, तो क्योंकि तुमको आंसर डॉलर में ही निकालना है, मैंने शायद ये वाला पार्ट मैं पहले भी रिपीट कर रही हूं, बट वापस रिपीट कर रही हूं तुम्हारे लिए। तुमने ऑलरेडी जो ब्याज डॉलर में दिया तो डॉलर में ही रखोगे, बिकॉज आंसर डॉलर में मांग रहा है, ये ध्यान में रखो। और तुमने जो पाउंड्स में ब्याज कमाया 7500 का, वो तुमने कन्वर्ट किया डॉलर्स में, और उसको तुमने जो डॉलर में ब्याज पे किया था 4% के हिसाब से, जो भी उसमें सेट ऑफ लेके नेट कॉस्ट ऑफ डॉलर बोरोइंग निकाला, मतलब नेट घर से ब्याज कितना गया, ऐसे समझो तुम। सेकंड वाले केस में क्या बोला कि जो सरप्लस है एक जगह पे उसको ही तुम कन्वर्ट करो, तो हम उसे ब्याज नहीं कमाएंगे, कन्वर्ट करके डॉलर में लाएंगे। और द गुड पार्ट वाज दैट कि हमको जितनी डॉलर की जरूरत थी 1.44 मिलियन डॉलर्स की, वो कन्वर्जन से एग्जैक्टली फुलफिल हो गई, क्योंकि सब उसी तरह से बनाया हुआ है। राइट, अब तुम्हारा काम खत्म हो गया, ना तुमने ब्याज कमाया ना तुमने ब्याज पे किया। राइट, काम खत्म हो गया। अब ये जो पैसे हैं 1 मिलियन पाउंड, ये वापस करोगे तुम, तो वापस कैसे करोगे, तुम तो डॉलर्स में हो, अभी तुम्हारा पैसा डॉलर में है, तो तुम डॉलर को सेल करोगे, या फिर अदर वर्ड्स में तुम पाउंड को बाय करोगे। कितने पाउंड्स बाय करोगे, 1 मिलियन पाउंड बाय करोगे। तो कभी बाय करना है, 3 महीने के बाद बाय करना है। तो अगर 3 महीने के बाद बाय करना है तो तुम आस्क रेट यूज करोगे। करेक्ट है। तो 3 मंथ फॉरवर्ड आस्क रेट इज 1.4360 पर पाउंड, यानी अगर 1 पाउंड तुमको बाय करना है तो तुमको इतने डॉलर देने पड़ेंगे, और अगर तुम्हें 1 मिलियन पाउंड बाय करना है तो कितना डॉलर देना पड़ेगा। तुम नोटिस करना, तुम जितना लेके आए थे ना उससे कम देना पड़ेगा तुमको। जस्ट हैव अ लुक। सो डॉलर आउटफ्लो ऑन बाइंग पाउंड 1 मिलियन will be pound 1 million into dollar 1.4360 पर पाउंड। ठीक है ना, ये कितना आएगा। कैलसी हमेशा यूज करो, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है पेपर के अंदर में, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कितने शून्य तुम्हारे गायब हो जाएंगे उसमें या एक्स्ट्रा आ जाएंगे। इट्स ऑलवेज गुड टू बी
like a bit kind of to take a safe side in short. 36,000 तुम देखो कितना अच्छा ये रह गया कि तुमने लिया 14,40,000 और तुमको वही 1 मिलियन पाउंड्स वापस करने के लिए सिर्फ 14,36,000 तुमको वापस करना पड़ा. तो ऑब्वियस सी बात है हमें सेकंड ऑप्शन लेना चाहिए, बिकॉज हमें यहाँ पे हमारा कॉस्ट $4,000 से नेगेटिव है. ओके यहाँ पे पॉजिटिव था ना, पार्ट 1 देखो, तुम्हें $3,652.5 का कॉस्ट पड़ा था, मतलब तुम्हारा आउटफ्लो था, ये कंपनी का नेट आउटफ्लो था. यहाँ पे नेट आउटफ्लो -4,000 होगा. कैसे? देखो यहाँ पे नेट आउटफ्लो ऑफ डॉलर विल बी, कितना पे किया तुमने? 1436 और तुमने लिया कितना? $14400. करेक्ट. सो $4,000 नेगेटिव है, मतलब तुमको गेन हो गया. दैट मीन्स यू आर बेसिकली गेनिंग बाय $4,000 इफ यू गो बाय द सेकेंड ऑल्टरनेटिव. तो ऑब्वियसली वी विल गो बाय सेकेंड ऑल्टरनेटिव. मतलब तुम्हारा बोरोइंग भी हो गई और तुम्हारे पैसे भी बच गए, ऐसा हो गया. So since we gain by $4,000, we should opt for swapping pounds into dollars for 3 months. So overall you are saving only. ये था क्वेश्चन नंबर 3. अभी आई थिंक देयर इज अ लॉन्ग क्यू ऑफ क्वेश्चंस पेंडिंग फॉर यू. बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने लिए हुए हैं और तुम्हें करना भी है. तो लेट्स गो वन बाय वन. सो अगेन मैं चालू कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 4 फॉर यू. रेडी हो जाओ.